हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में देखेंगे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की हेल्प से किस तरीके से कैपेसिटेंस निकाला जाता है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ देखना है। फिर जब बहुत सारे कैपेसिटर हों तो हमें ये देखना है कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा और उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहली हेडिंग हमारी होने वाली है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। तो हेडिंग है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ठीक है, अब देखिए इसकी हेल्प से हम किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कब यूज़ किया जाता है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 कैपेसिटर दिए गए हैं, 2, 3, 4 और ये रहा 5। ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं A और यहाँ पे मान लेते हैं B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से एक वायर कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, और इनके बीच से एक वायर कनेक्ट किया गया है इनके बीच में। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। देखिए जब ये वायर हो, ये एक वायर हो और ये भी एक वायर हो, तो देखिए जो ये वायर है ये जिस कैपेसिटेंस से भी जुड़ा होगा, जिस कैपेसिटर से भी जुड़ा होगा वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें इस पॉइंट के पोटेंशियल की, तो इस पॉइंट के ऊपर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, क्योंकि किसी भी वायर की अगर बात करें तो वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा अगर वायर एक है तो, मतलब अगर वायर एक ही है तो उस वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ये बात समझ में आई? तो अब देखिएगा, मतलब हमने ये समझा कि यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा यहाँ का भी होगा, तो देखिए यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बात और समझिएगा, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का और वही पोटेंशियल इस प्लेट का भी होगा। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट और इस प्लेट का भी होगा। आप बात समझ पा रहे हैं किस तरीके से देखा जा रहा है इसे? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल V1 था और यहाँ का पोटेंशियल V2 था। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V2 ही होगा और इस प्लेट का पोटेंशियल भी V2 होगा। अब देखिए ये वायर कहाँ तक गया है, ये वायर यहाँ पे आया है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V2 होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 होगा तो इसका भी पोटेंशियल V2 और इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 ही होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं V3, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V3 और यहाँ का भी पोटेंशियल V3 ही होगा। उसी तरीके से देखिए ये वायर कहाँ किस प्लेट से जुड़ा है, इस प्लेट से जुड़ा है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V3 होगा और इसका भी पोटेंशियल V3 और इस प्लेट का भी पोटेंशियल V3 ही होगा। और ये प्लेट तो जुड़ा ही नहीं है, ये अलग से है, तो इसका हम मान लेंगे V4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें पूछेगा C इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा या CAB की वैल्यू बताइए कितना होगा, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पोटेंशियल यूज़ किस तरीके से करते हैं। देखिए एक पोटेंशियल ये V1 है, जितने तरीके की पोटेंशियल दी होगी उतने ही पॉइंट्स अपन ले लेंगे। तो एक पोटेंशियल ये दिया है तो हम यहाँ पे ले लेंगे, बोल देंगे बेटा तुम V1, एक ये V2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे ये V2 इस तरीके से। यहाँ पे देखिए V3 है तो हम ले लेंगे ये V3, और एक और दे रखा है V4 तो हम ले लेंगे V4। अब ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से इनकी हेल्प से अपन कैपेसिटर को ऐड करते हैं। देखिए V1 V2, तो V1 और V2 के बीच में क्या एक कैपेसिटर है? हाँ बिल्कुल है। उसी तरीके से अब देखिए V1 V2 V2 V3, तो देखिए V2 V3 सॉरी यहाँ पे V2 है,
तो V2 और V3 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो ये हो गया। तो V2 V3 V2, देखिए किस तरीके से है, V3 V2। तो देखिए यहाँ पे V3 है और ये V2 है, मतलब यहाँ पे एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए V3 V2 हो गया, फिर से देखिए V2 V3, मतलब V2 और V3 से एक कैपेसिटर ये जुड़ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये हो गया, इसके बाद ये भी निपट गया। V3 से V4, तो V3 से V4 एक कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कितने कैपेसिटर हो गए, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की हेल्प से देखिए ये एक कॉम्प्लिकेटिव टाइप का कैपेसिटर पहले लग रहा था, ये अरेंजमेंट लग रहा था, लेकिन अब इसी अरेंजमेंट को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आसानी से कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम मान लें कि हर किसी का कैपेसिटेंस C था, तो CAB की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए ये भी C मैंने देखना C, ये भी हो गया। अब देखिए सबसे पहले जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव देखता है उसको देखते हैं, तो अपन इसको देखेंगे। तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम बोल देंगे C' और C' पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें डायरेक्टली जुड़ते हैं, मतलब C1 + C2 + C3 इस तरीके से जुड़ता है। तो C + C कितने टाइम, 3 टाइम C, तो ये आ जाएगा 3C के बराबर। मतलब ये तीनों मिलके एक कैपेसिटर बनाएंगे और उसकी वैल्यू 3C के बराबर हो जाएगी। देखिए इसकी हेल्प से एक नया अरेंजमेंट बना रहे हैं, इसी को नए फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये कैपेसिटर है, ये दूसरा देखिए ये कैपेसिटर बन गया, तो दूसरा कैपेसिटर ये बन गया, तीसरा कैपेसिटर ये बचा था, तो तीसरा कैपेसिटर ये हो गया। यहाँ पे A है और ये दे रखा है B, ठीक है। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस C है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस 3C है और इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक। तो तीनों अब क्या सीरीज़ में कंबाइन है, और सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/CAB = 1/C + 1/3C + 1/C, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम LCM की बात करें तो क्या LCM 3C होगा, तो C से C कैंसिल, तो 3 1 जा 3। उसी तरीके से 3C से 3C 1 टाइम, तो 1 × 1 = 1 + C से C कैंसिल, 3 1 जा 3। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 1 7, तो ये 7/3C आ गया है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा था CAB, अब इसी को यहाँ पे लेके आते हैं, तो देखिए ये लिखा है 1/CAB = 7/3C, ये दे रखा है। तो अगर हम निकालें कि CAB, तो क्या इसको भी पलट देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 3C/7, तो ये आ गया 3C/7, और ये हो गया C इक्विवेलेंट, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। कुल मिला के हमें ये समझना था कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? चलिए इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी अपन देख लेते हैं, और उनमें भी देखते हैं कि किस तरीके से पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी अपन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैपेसिटर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इन 6 कैपेसिटर में किस तरीके से वायर से कनेक्ट किया गया है। यहाँ से एक वायर लिया गया है, ये कनेक्ट कर दिया गया, और यहाँ से एक वायर लिया गया है और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, और फिर यहाँ से एक वायर एक छोड़ के ये एक वायर लिया गया है इस तरीके से, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। ये B पॉइंट ले लिया गया है और ये A पॉइंट ले लिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका C इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। ध्यान से बस तरीके समझिएगा, ठीक है। देखिए ये वायर, मतलब यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा यहाँ का भी पोटेंशियल उतना ही होगा,
यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का भी पोटेंशियल वही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन रखते हैं कि वैल्यूज़ को, पोटेंशियल देख लेते हैं किसका कितना है। इसका हम मान लेते हैं V1। तो देखिए अगर इस प्लेट का V1 है तो क्या यहाँ का V1 होगा? बिल्कुल होगा। अगर यहाँ का V1 है तो क्या यहाँ का V1 होगा? बिल्कुल होगा। अगर इसका V1 है तो इसका भी V1 और इसका भी V1 ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद अपन आगे देखते हैं। इसका अपन सपोज कर लेते हैं V2, तो क्या इसका भी V2 होगा? तो क्या इस प्लेट का भी V2 होगा? ये देखिए वायर यहाँ पे आया है तो इसका भी V2 होगा, तो इस प्लेट का भी V2 ही होगा पोटेंशियल और इसका भी V2 ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका V3 है तो क्या इसका भी V3 होगा और इसका भी V3 होगा? बिल्कुल होगा। अब लेके आते हैं बेटा इधर, तुम्हारा भी पोटेंशियल V3 होगा। अगर इसका V3 तो इस प्लेट का भी V3 ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका V4 मान लें तो देखिए ये जुड़े हुए हैं एक वायर के थ्रू, तो इसका V4 तो इसका भी V4 ही होगा। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए कितने कैपेसिटर हैं यहाँ पे, कितने कैपेसिटर नहीं कितने पोटेंशियल्स हैं। तो देखिए 4 पोटेंशियल हैं, V1 V2 V3 और V4, इतने ही हैं। तो अपन यहाँ पे बनाएंगे V1 और ये V2, थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, ये V1 ये V2 ये V3 और ये रहा V4। अब समझिएगा यहाँ पे V1 से, देखो V1 से V2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर हमने बना लिया, V1 से V2 जोड़ दिया। देखिए इसके बाद V1 से V2 और V2 से अगेन V1 जुड़ा है, तो V2 से V1, तो अपन ऐसे कर दें कि V2 से ये V1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात। तो देखो ये हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद देखो V1 से V3 जुड़ा हुआ है, तो V1 से V3, तो अपन चाहें इसको तो इस तरीके से बना सकते हैं और इसे ध्यान से रखिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो V1 से V3 हमने जोड़ दिया, तो V1 से V3 ये हो गया। अब देखिए V3 से V4, तो V3 से अपन V4 एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिया, तो V3 से V4 ये भी हो गया। अब देखिए V4 से V2, तो V4 से V2 मतलब ये है, तो अपन यहाँ से इस तरीके से लेंगे ये, तो V3 से V2 से V4 ये एक कैपेसिटर जुड़ गया। ठीक है, तो V2 और V4 ये जुड़ गया। अब देखिए V2 और V3, तो V2 ये रहा V3 ये रहा, तो अपन इस तरीके से इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ने का तरीका ये होता है, यहाँ A है और यहाँ पे आपका B पॉइंट है। अब इन्हीं के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच इक्विवेलेंट निकालना जब होगा तो इसे तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये सीख लीजिए कि किस तरीके से हम कॉमन पोटेंशियल या पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक किस तरीके से यूज़ करते हैं, उस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और उस पर भी अपन ये देखते हैं कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और दिया गया है, इससे भी अपन समझ लें कि इसमें पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक किस तरीके से यूज़ होगी। 6 कैपेसिटर यहाँ पे दिए गए हैं, 2 3 4 5 6, ये 6 कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये A है और ये B है, और यहाँ पे देखिए जो वायर जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है यहाँ से
2 छोड़ के, तो 2 छोड़ के मतलब ये एक ये है, और दूसरा जोड़ा गया है यहाँ से 2 छोड़ के, यानी कि ये, और यहाँ से एक उठाया गया है और 2 छोड़ के ये रखा गया है। ठीक है, अब हमें यहीं पे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, और वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे ये वायर ऐड है। ठीक है, अब देखिए हम इस कैपेसिटर का या इस प्लेट का पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, तो यहाँ का V1 होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V1 होगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इस वायर से होते हुए इसका भी पोटेंशियल V1, तो इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा। ठीक है, और इसका भी पोटेंशियल V1 ही होगा। अब देखिए V1 तो हो गया, इसे हम मान लेते हैं इस प्लेट का पोटेंशियल V2, तो इसका भी पोटेंशियल V2 और इसका भी पोटेंशियल V2 होगा। ठीक है, अब देखिए इस वायर से होते हुए अपन यहाँ तक आए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 और इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2। अब इस वायर से होते हुए यहाँ आ गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 और इस प्लेट का भी पोटेंशियल V2 ही होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो अपन देख चुके, यहाँ का पोटेंशियल V3 मान लेते हैं, तो यहाँ का भी V3 होगा क्योंकि सेम वायर से जुड़ा है, और यहाँ पे पोटेंशियल V4 मान लेते हैं। ठीक है, फिर से 4 पोटेंशियल गिवन है, तो यहाँ पे V1, ये है V2 और ये है V3 और ये है V4। ध्यान से समझिएगा, V1 से V2, तो V1 से V2 एक कैपेसिटर इस तरीके से जुड़ा गया है, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। फिर से देखिए V1 से V2, तो फिर से V1 से V2 एक और कैपेसिटर जोड़ा गया है। ठीक है, इसे भी क्रॉस कर देते हैं। फिर से V1 से V2, तो फिर से V1 से V2 एक और कैपेसिटर है, इस तरीके से जोड़ा गया है, इसे भी क्रॉस कर लेते हैं। देखिए V2 से V3, तो V2 से V3 एक प्लेट ये हो गया, तो इसे क्रॉस कर देते हैं। फिर से V2 से V3, तो V2 से V3, अब देखिए ये आ गया V2 और ये आ गया V3, ये भी जुड़ गया। इसके बाद V2 से V4, तो देखिए V2 से V4 ये रखा गया है। ठीक है, V2 से V4 ये रखा गया है। तो अब देखिए इस वाले को ले लिया गया है पॉइंट B और यहाँ पे ले लिया गया है पॉइंट A। अब हमें निकालना है CAB निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब अपन कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस रास्ते से या इसका निकालना चाहते हैं, इनके बीच का इक्विवेलेंट, तो फिर जो ये वाला पार्ट है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखिए हमने बना लिया, और जब इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर C और ये भी C हो, तो ये तो 3 टाइम्स C हो जाएगा और ये C हो जाएगा, तो 1/3 टाइम्स C प्लस 1/C ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3C ये आएगा, यानी कि 3C/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब CAB की वैल्यू होगी 3C/4। बात समझ में आई? तो देखिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जैसे ही अपन यूज़ करते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे यूज़ करना हमें बेहतर से बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेहतर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो हमें इतनी बातें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। चलिए, ये बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ये 6 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, और 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया है। ठीक है, इनसे होते हुए एक स्विच लगा दिया गया है। अब इसके बाद समझिएगा,
बोल रहा है कि फाइंड चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी व्हेन स्विच इज ऑफ और ऑन। दो कंडीशन है, दोनों पे बताना है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है कि स्विच क्या हो, ऑफ हो, और जब स्विच ऑफ होगा, ऑफ का मतलब यहाँ पे खुला है, जब ये खुला है तो बोल रहा है कि ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी। ध्यान से समझिएगा। देखिए हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू होता है CV। हम बात कर रहे हैं कि ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी, तो हम Q नेट की बात कर रहे हैं। तो Q नेट की अगर बात करेंगे तो ये आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, ये आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमें C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा Q नेट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम सबसे पहले इन दो कैपेसिटर को देखें तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर देखिए पैरेलली कंबाइंड है, और पैरेलली कंबाइंड जब कैपेसिटर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट, चलो हम इन दोनों का C डैश मान लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पे मान लेते हैं C1। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का इक्विवेलेंट C1 हमने माना तो 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरड के बराबर। एक तो ये आ गया, बात समझ में आ गई। देखिए तो हम इनको हटा के एक 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस तरीके से लगा सकते हैं। ये ऊपर वाली खोपड़ी उड़ा दो, ठीक है, ध्यान से समझना। ये 9 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर बन गया। अब देखिए अगर ऊपर वाले पोर्शन को आप भूल गए तो 1 2 3 कैपेसिटर आपको दिख रहा है, और ये तीनों के तीनों देखिए पैरेलली सीरीज में कंबाइन है। ये तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइन है। अब अगर इनका निकालना चाहें C इक्विवेलेंट तो क्या 1/C इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1, और C1 की वैल्यू हम मान लेंगे ये 3 है, प्लस 1/C2, और C2 की वैल्यू 9, प्लस 1/C3, और C3 की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर। अब अगर इनका LCM लिया जाए तो 9 आएगा, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा 9 1 जा 9, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 7/9 के बराबर। तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट जो आया है 7/9 के बराबर आया है, तो C इक्विवेलेंट क्या 9/7 के बराबर आएगा, तो 9/7 माइक्रोफैरड ये आ गया C इक्विवेलेंट। अब हमसे Q नेट पूछ रहा है, तो Q नेट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू है 9/7, तो 9/7 इंटू, अब देखिए V की वैल्यू कितनी है 20, तो ये रख देंगे 20, तो ये आ जाएगा 180/7 माइक्रोकुलाम के बराबर। मतलब यहाँ से जो चार्ज सप्लाई होगा वो 180/7 माइक्रोकुलाम के बराबर चार्ज सप्लाई होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि जब स्विच को ऑन किया जाता है तो फिर चार्ज कितना फ्लो होता है। ठीक है, तो हम इन सभी को मिटाते हैं जो यहाँ पे ये नई नई डिज़ाइन बनाई गई थी। तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब देखिए जो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि जब स्विच को अपन ऑन करते हैं तो इक्विवेलेंट क्या आएगा और फिर क्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं मतलब हमने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर क्या करता है कि आने वाले चार्ज का ये अपोज करने लगता है, थोड़ी देर के बाद चार्ज का अपोज करने लगता है। तो कोई भी ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो कि हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो रास्ते में अगर कांटे रखे हों तो रास्ते में कांटों से होके तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर कोई और रास्ता है तो हम कांटों से होके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई रास्ता ना हुआ तो हमें कांटों से होके जाना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ से जो भी चार्ज आया यहाँ से, तो ये समझिए जो कैपेसिटर ना ये कांटों की तरह बिहेव करते हैं। तो जो चार्ज है इन कांटों से होके नहीं गुजरेगा। अगर उसे एक कनेक्टिंग वायर मिल जाता है तो ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे होगा और ऐसे 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 और ये ऐसे आ जाएगा
वो जो बीच वाले ये कैपेसिटर हैं इनसे होके गुजरेगा नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो इसकी अगर अपन नई डिज़ाइन बनाएं तो क्या बनाएंगे कि देखिए 1 और 2 कैपेसिटर, केवल 2 ही कैपेसिटर अब बचेंगे। तो एक तो बचा ये कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा बचा ये कैपेसिटर, और यहाँ पे एक बैटरी ऐसे लगा दी गई है 20 वोल्ट की, ये हो गया। ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, ये भी है आपका 3 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ से 4 सप्लाई निकालना है, तो हम ले लेते हैं Q नेट डैश, ऐसा हम मान लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का अगर C इक्विवेलेंट निकालना जाए तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि C इक्विवेलेंट डैश यहाँ से आ रहा है, ठीक है। दोनों अब देखिए सीरीज में है। अगर आप इतनी देर से ये देखना सीख गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों के दोनों अब किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू 1/C1 यानी कि 3 प्लस 1/C2 यानी कि 1/3, ये आ जाएगा 2/3, 1/3, 1/3, 2/3। तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड के बराबर, ठीक है। तो जो इनका इक्विवेलेंट आया है वो 3/2 माइक्रोफैरड के बराबर आया है। अब हमें निकालना है Q नेट डैश, तो Q नेट डैश इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट डैश इंटू V, ये होगा। तो यहाँ से लिखेंगे Q नेट डैश इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट क्या 3/2 है, तो यहाँ से लिख देंगे 3/2 इंटू, अगर V की बात करें तो V दे रखा है 20 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 20, तो 2 10 जा 20 और 3 10 जा 30, तो ये आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम के बराबर। तो जैसे ही अपन कनेक्टिंग वायर या स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो चार्ज फ्लो होगा वो 3 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप कर लीजिएगा। देखिए जैसे ही हमारा कुछ लेक्चर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन से सभी क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और आप भी कोशिश करिएगा कि जो आपको होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क आप ज़रूर करें, ठीक है। चलिए तो हम अब इसे इरेज करते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है और हमसे पूछ रहा है C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज अगर हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये सीरीज़ इनफाइनाइट है तो कहाँ से रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसमें रिपीटेशन देखना, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाले में देखिए, ये कैपेसिटर जो है वो 1 माइक्रोफैरड का है, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है और ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपीटेशन तो यहीं से शुरू हो गया है। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे और ऐसे एक पॉइंट या फिर यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, जस्ट अपने समझने के लिए कि इसके बाद ये इसी तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए ये जो बना है वही सर्किट यहाँ पे भी मिलेगी, वही सर्किट यहाँ पे भी, वही सर्किट यहाँ पे भी, और ये इनफाइनाइट टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं कि जो रिपीटेशन है इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इस सर्किट को एक सिंपल सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, ये देखिए 1 माइक्रोफैरड, देखिए यहाँ से ऐसे ये वायर गया, नहीं वायर नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और फिर ये इस तरीके से चला गया है। ये आपका A है, ये B है, ये 1 माइक्रोफैरड दे रखा है और ये 2 माइक्रोफैरड ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो रिपीटेशन हो रहा है, अगर हम मान लें कि सभी का मतलब CAB हम मान लें कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C के बराबर हो, तो
तो देखिए अगर पूरा मिला के c के बराबर होगा, इनफाइनाइट टाइम है तो c के बराबर हो, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर इसको छोड़ के बाकी जो रिपीट हो रहा है उसका भी इक्विवेलेंट c मान लें। ऐसा हम कर सकते हैं और इनफाइनाइट सीरीज में हम ऐसा ही करते हैं। ये बात आपको डायरेक्टली ध्यान भी रखनी है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके बाद हम जो ये रिपीटेशन हो रहा है उसे एक सिंपल सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे बोल देते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर हम इन दोनों सर्किट की बात करें, इन दोनों कैपेसिटर की बात करें, तो ये पैरेलली कंबाइंड है, पैरेलली कंबाइंड है और पैरेलली कंबाइंड है, तो इनका हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट डैश और इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 + C के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 + C, ये इनका इक्विवेलेंट आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको एक और सर्किट के फॉर्म में, इससे भी सिंपल सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये देखिए 1 माइक्रोफैरड का है। अगर इन दोनों को जोड़ा हमने तो C इक्विवेलेंट डैश जो आया है उसकी वैल्यू आ गई है, मतलब यही C इक्विवेलेंट डैश है, तो ये आ गया है 2 + C के बराबर। और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे A है और ये B है। अब देखा जाए अगर इनको, तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर आपको सीरीज़ में दिख रहे होंगे, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में दिख रहे हैं। और जब सीरीज़ में कैपेसिटर होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं 1/CAB इज़ इक्वल्स टू 1/दिस। तो 1/दिस का मतलब 1/1 प्लस 1/दिस, यानी कि 1/2 + C ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा था कि CAB की वैल्यू हमने किसके बराबर माना है, C के बराबर माना है और ये हमने लेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 1/C इज़ इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 + C ये रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इधर का पोर्शन आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, और इसे हम इरेज करके उसको इसी साइड लेके आते हैं। देखिए यहाँ से इसको लेके आए हम यहाँ सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। तो ये लिखा है 1/C इज़ इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 + C ये दे रखा है, ठीक है। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 2 + C, ये हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 2 + C टाइम जाएगा, तो 2 + C से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 + C आ जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो 1 × 1 = 1 इज़ इक्वल्स टू 2 + 1 = 3, तो 3 + C/2 + C ये बन गया। बात समझ में आ रही है। और ये किसके बराबर है, 1/C के बराबर है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 1/C इज़ इक्वल्स टू 3 + C/2 + C ये लिखेंगे, ठीक है। अब इधर का पोर्शन हम इरेज करते हैं, ये पोर्शन इरेज करते हैं और जो भी चीज़ें हैं उसे आप ध्यान रखते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + C ही बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा 2 + C इज़ इक्वल्स टू, अब इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें तो ये आएगा C और ब्रैकेट में 3 + C, तो ये आ जाएगा 3 + C, ठीक है। तो 2 + C इज़ इक्वल्स टू C का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C प्लस C का C में करेंगे तो C² ये आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। देखिए सभी को उठा के इस साइड लेके आएँ तो नहीं सबको इस साइड लेके चलते हैं, तो लिखेंगे C² प्लस 3C, ये प्लस से इधर जाएगा तो -C, ये प्लस से इधर जाएगा तो -2 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आ गया C² प्लस 3C में से 1C घटाएंगे तो 2C -2 इज़ इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसका अगर फैक्टर करें तो फैक्टर करना बड़ा मुश्किल है, तो इसे हम श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य मेथड आप सभी को पता है कि ये होता था x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a ये होता था। तो यहाँ से देखिए वेरिएबल पोर्शन c है तो लिखेंगे c इज़ इक्वल्स टू -b, तो देखिए यही b होता था तो -2 प्लस माइनस
(b²) मतलब b² का मतलब 2² -4। अगर a की बात करें तो c का कोफिशिएंट 1 है, तो 4a इंटू c, और c की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से रख देंगे -2/2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू देखिए, c का कोफिशिएंट 1, तो 2a ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर का भी पोर्शन हम इरेज करते हैं और आप साथ साथ में देखते चलिएगा, आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। देखिए इसे अब लिख क्या सकते हैं अपन कि c इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट में, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 8 और 4 12 होगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे √12/2। इतनी बात ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो ये -2 तो ठीक है, प्लस माइनस, अब देखिए 4 का अगर स्क्वायर रूट करें तो 2√3 आएगा। ठीक है, ये आएगा अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 2 से क्या दोनों में डिवाइड कर दें तो -1 प्लस माइनस √3 बचेगा। इसे आप ध्यान रखिए, c की वैल्यू ये आई है। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो c अगर मान लो कि 2 है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, हम ये दोनों ले सकते हैं, तो पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम बोलेंगे c इज इक्वल्स टू -1 प्लस, अब √3 की वैल्यू होती है 1.7, ऐसा ये ले लें तो 1.7 ये हो गया। अगर निगेटिव लें तो हम लेंगे c इज इक्वल्स टू -1 फिर -1.7 ये आएगा। अब देखिए c इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर इसमें से ये घटाएंगे तो 0.7 माइक्रोफैरड ये बचेगा। अगर यहाँ की बात करें तो ये बनेगा -2.7 माइक्रोफैरड। और देखिए कैपेसिटेंस कभी निगेटिव तो होगा नहीं, ये कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई है 0.7 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है इसका इक्विवेलेंट आएगा 0.7 माइक्रोफैरड के बराबर। तो देखिए जब भी इनफाइनाइट सीरीज आपको दिखे और उसका इक्विवेलेंट पूछे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप ट्राई खुद करना चाहते हैं तो जल्दी से ट्राई कर सकते हैं, तब तक हम इरेज कर लें। चलिए नेक्स्ट को थोड़ा ध्यान दें, तो ये A रहा और ये B रहा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ये बीच में एक कनेक्टिंग वायर है, मतलब वायर है। इसके बाद अगेन देखिए 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, यानी कि यहीं से ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम मान लें कि इनके बीच बैटरी लगाया गया है, या इनके बीच अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो जो ये सर्किट्स हैं आगे वाली, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगी। मतलब इनका जो इक्विवेलेंट है वो निकल के आएगा ही नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, तो फिर ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब A और B के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है, तो अपने पास सर्किट एक तो ये बची, दूसरी सर्किट यानी दूसरा कैपेसिटर ये बचा, ये है आपका 1 माइक्रोफैरड और ये है हमारा 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पे ये A है और ये B है। ठीक है, अब देखिए हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये तो दिख ही रहा है। तो जब सीरीज में कैपेसिटर होता है तो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/CAB इज इक्वल्स टू 1/ दिस कैपेसिटेंस इज़ 1, तो 1/1 प्लस 1/ दिस कैपेसिटेंस इज़ 2। तो अब दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 2 होगा, तो 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, तो 2 1 ज़ा 2, ये प्लस 2 का 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, ये आ जाएगा 3/2, यानी कि 1/CAB की वैल्यू आ गई है 3/2, तो CAB की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये आ गया है और इतना माइक्रोफैरड इसका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, देखिए सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे PDF के फॉर्म में।
बट इन दो क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और उन जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन्हें आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ के दो क्वेश्चन थे और दोनों बेहतर थे, और जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज़ मिलेगी वो इतना कॉम्प्लिकेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन अपन देखते हैं इसका। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। ये हमारी हेडिंग है, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। चार्ज और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हमें ये देखना है कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन फ़ोटो बना लें। यहाँ पे एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, ये बनाया गया है। फिर इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये भी 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इसमें कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा और इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और इनको हमने किसी बैटरी से जोड़ रखा है और जिसका पोटेंशियल V है, तो दोनों का चार्ज तो सेम होता है, मतलब अगर इसका Q तो इसका भी Q होगा। ये C1 और C2 भले हों, लेकिन पोटेंशियल इनका अलग अलग होता है, मतलब V1 और V2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब इनका हमें V1 निकालना पड़े तो V1 हम कैसे निकालेंगे। हम बोलते थे C2/C1 + C2 × V, ये निकल के आता था इस कैपेसिटर का पोटेंशियल, ठीक है। उसी तरीके से V2 की बात करते थे तो ये आता था C1/C1 + C2 × V, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी दोनों का, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होता था, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग होते थे, ठीक है। तो अगर हम इनके चार्ज की बात करें तो अगर चार्ज हम बोल दें कि Q था और यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका C2, तो दोनों का पोटेंशियल V, अगर मान लो कि एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका पोटेंशियल V है, तो इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V होता था। लेकिन अब जब हमें चार्ज कैलकुलेट करना था, यानी कि Q1 और Q2 कैलकुलेट करना था, तो कैसे करते थे। तो Q1 = देखिए आता था C1/C1 + C2 × Q, ये आ जाता था। इसी तरीके से Q2 की बात करते थे तो ये आता था C2/C1 + C2 × Q, ये आ जाता था। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए, आपको एक नज़र तो देख लिया है आपने, आप जल्दी से इसे याद कर लीजिए, अगर याद ना हो तो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन कैलकुलेट करेंगे C इक्विवेलेंट। तो अगर इन दोनों कैपेसिटर की बात की जाए तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलली कंबाइंड हैं और इनका इक्विवेलेंट हम C1 मान लें, ठीक है। तो जो C1 की वैल्यू आएगी वो आएगी दिस प्लस दिस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली जुड़ जाते थे कैपेसिटेंस। तो ये आ जाएगा 3 + 3 यानी 6 माइक्रोफैरड के बराबर, ये हो गया, ठीक है। तो अगर इसका एक नया फ़ोटो बनाया जाए तो नया फ़ोटो ध्यान दीजिएगा, एक तो कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये बन जाएगा, और इसको हम एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया, और ये आ गया 3 माइक्रोफैरड, ये आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए, दोनों का चार्ज तो सेम होगा, लेकिन अगर इनके हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 होगा।
हमें यहाँ पे Q और V1 ज्ञात करना है, मतलब V1 और Q कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे Q, लेकिन जब Q की बात करेंगे तो Q नेट, और Q नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू V, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके C इक्विवेलेंट की बात करें तो इनका C इक्विवेलेंट देखिएगा क्या आएगा, क्या 1/C इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि ये सीरीज़ में कंबाइंड है, तो ये आ जाएगा 1/this यानी कि 3 प्लस 1/this यानी 6। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा, और 6 1 जा 6, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, ये आ जाएगा 3/6। अगर इसको कट पीट किया जाए तो क्या 1/2 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो इनका C इक्विवेलेंट आएगा वो 2 माइक्रोफैरड के बराबर आएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे Q नेट की, तो Q नेट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू, अगर V की बात करें तो 20 वोल्ट दिया गया है, तो ये आ जाएगा 40 माइक्रो कूलाम, ठीक है, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, लेकिन यहाँ पे माइक्रो वर्ड था तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम। यानी कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसके पास जो चार्ज है वो 40 माइक्रो कूलाम के बराबर है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज। अब हम बात करेंगे V1 की और V2 की। तो V1 की अगर बात की जाए तो यहाँ से देखिए V1 इज इक्वल्स टू, क्या ये यानी कि जो फॉर्मूला था हमारा V1, वो फॉर्मूला क्या था? C2/C1 + C2 इंटू V, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो C2 की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये आ जाएगा 6/C1 + C2 यानी कि 3 + 6 यानी कि ये आ जाएगा 9 इंटू V की अगर बात करें तो V कितना दे रखा है? 20, तो ये आ गया 20। तो देखो इनको अगर देखा जाए तो ये 3 से कट सकते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 20 जा 40 और ये 40/3 आ जाएगा, तो इतना वोल्ट होगा। तो देखिए जो इसका पोटेंशियल होगा वो 20/3 वोल्ट के बराबर होगा। अब हम V2 की यहीं पे बात कर लें तो V2 का फॉर्मूला हमारा होता था C1/C1 + C2 इंटू V, ये फॉर्मूला होता था, इज इक्वल्स टू, अगर C1 की बात की जाए तो 3 है, तो ये 3/C1 + C2 यानी 3 + 6 कितना होगा? 9 इंटू V का मतलब ये 20, 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 20/3 वोल्ट के बराबर। यानी जो V2 की वैल्यू होगी, ये V2 की वैल्यू हो जाएगी 20/3 वोल्ट। अगर V1 की बात करें तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 40/3 वोल्ट के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ से कि ओवरऑल इसके पास कितनी पोटेंशियल है और इनके पास कितनी पोटेंशियल है, ये हमने कैलकुलेट किया। लेकिन हमें यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का चार्ज भी तो बताना पड़ेगा। तो चलिए अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और इसको अपन इरेज कर देते हैं। देखिए अब एक नया फ़ोटो हम बनाएंगे यहाँ पे, और ये फ़ोटो इसी का होगा, मतलब ये कि ये है आपका एक कैपेसिटर, दूसरा ये है, और अब हम बोल देंगे कि इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 20/3 के बराबर है। यानी कि हम यहाँ से एक बैटरी भी लगा सकते हैं जिसका वोल्टेज है 20/3 वोल्ट के बराबर। इतनी बात ठीक है। चलिए इसका देखें तो ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। इतनी बात ठीक है। अब अगर यहाँ पे चार्ज की बात करें तो देखिए यहाँ का चार्ज कितना था, तो यहाँ का चार्ज हमारा था 40 माइक्रोकूलाम के बराबर, तो यहाँ पे चार्ज था 40 माइक्रोकूलाम। लेकिन यहाँ के चार्ज की बात करें तो ओवरऑल चार्ज 40 माइक्रोकूलाम यहाँ पे भी था, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो चार्ज इसके अंदर एंटर किया था वो 40/3 माइक्रोकूलाम के बराबर एंटर किया था, ठीक है। चलिए इसे हम हटाते हैं और देखिए जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको सॉल्व भी उसी तरीके से करने होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखें
तो देखिए हमें फिर से क्या बताना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बैटरी कितने वोल्ट की है, 20/3 वोल्ट की है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम होता है, यानी कि जो इसका पोटेंशियल होगा वो 20/3 होगा और इसका पोटेंशियल भी 20/3 वोल्ट के बराबर होगा। इतनी बात ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि बेटा तुम Q3 बोल दो और इसको आप Q4 बोल दो। ठीक है, चार्ज ये है। अब हमें Q3 और Q4 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Q3 देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पे हम बोल देंगे C3 अपॉन C3 प्लस C4 ये आ जाएगा इनटू Q, ये हो जाएगा। यानी कि Q3 इज इक्वल्स टू C3, अपन इसको बोल देंगे C3 और इसको C4। C3 की वैल्यू है 3 अपॉन C3 प्लस C4 मतलब दिस प्लस दिस, यानी कि 3 + 3 6 इंटू Q की वैल्यू है 40/3, तो ये आ जाएगा 40/3। 3 से 3 कैंसल आउट। अब देखिए 2 3 जा 6 और 2 20 जा 40, तो ये आ जाएगा 40/3 माइक्रो कूलाम के बराबर। ठीक है, तो देखिए जो इसके ऊपर चार्ज होगा यानी Q3 होगा ये 20/3 माइक्रो कूलाम के बराबर होगा। अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 की वैल्यू भी यही होगी और Q4 आ जाएगा C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू Q, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए C4 की, तो C4 कितना है 3 माइक्रोफैरड, C3 प्लस C4 यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू अगर Q की बात करें तो Q है 40/3, तो यह आ गया 40/3, 3 से 3 कैंसल, 2 3 जा 6 और 2 20 जा 40, ये आ जाएगा 20/3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो देखिए इसमें आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखा है, आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा और आप ज़रूर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगर ये आप सीख गए तो इससे कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन आएगा वो भी आप आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसे हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं।